गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप आपने लास्ट दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवाइज कर लिया होंगे उन सभी को। उन दोनों, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी पिछली दो वीडियोस देख लीजिए और तब इस वीडियो पर आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि चल क्या रहा है लेक्चर में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको बेल्ट नज़र आ रहा है। क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। तो आपको ये बेल्ट नज़र आ रही होगी बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। ये बृहस्पति और ये मंगल है, तो इन दोनों के बीच में ये बेल्ट नज़र आ रही है आपको। तो इस बेल्ट को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। मतलब एक क्षुद्र ग्रह था जो पृथ्वी से टकराया था पहले, सन तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, जिससे लोनार झील का निर्माण हुआ था जो कि महाराष्ट्र में है। अभी भी है वो झील, लोनार झील महाराष्ट्र में। ओके। तो फोर फेस्टा फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, साफ साफ नजर आने वाला है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। तो उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती, अतः यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। सबसे अधिक उपग्रह शनि के होते हैं जो कि 146 है। मून होते हैं उपग्रह का मतलब मून ही होता है एक तरीके से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा है जो सौरमंडल में उपग्रहों की स्थिति क्रम ग्रह उपग्रह की संख्या। चलो ये देखते हैं उपग्रहों की स्थिति क्या है और कौन से ग्रह पर कौन से कितने उपग्रह हैं। तो बुध पर 0 है, बुध और शुक्र पर 0 0 है दोनों पर। पृथ्वी पर अपना एक है, मून जिसको बोलते हैं। मंगल पर 2 है, बृहस्पति पर 95 है, 95 है। शनि पर सबसे ज़्यादा 146 है। अरुण और वरुण, अरुण पर 27 है और वरुण पर 14 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेसनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की जो भी स्टडी होती है उसको उसको अध्ययन करता है जो, तो उसको सेसनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र धूल के मैदान और शांति सागर कहते हैं। मतलब जो भी चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र नजर आते हैं वह सभी धूल के मैदान होते हैं, जिसको शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। चंद्रमा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तथा बादल भी नहीं दिखते। सभी काला काला दिखाई देता है, कोई भी वायुमंडल नहीं है उधर। इसका आंतरिक भाग ठंडा है और ऊपर अनेक ज्वालामुखी और उससे बने क्रेटर पाए गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थिति लिबनिच पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग को ही देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रम पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है उसी तरीके से चंद्रमा भी घूमता है, जिससे हमको एक ही चंद्रमा का एक ही पार्ट नजर आता है। और पृथ्वी का काल उसी प्रकार है जिससे चंद्रमा का एक ही पार्ट नजर आता है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 दिन, यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं।
एक चंद्रमास इतना होता है 29.53 दिन। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः स्थिति में होता है। 27 27 यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड होता है। यह अवधि एकमात्र नक्षत्र मात्र कहलाती है, मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियां का अनुपात 11:5 होता है। अपेक्षित सौर का अनुपात 11 होता है और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 5 होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष पुराना। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। तो सुपरमून के बारे में पढ़ते हैं। सुपरमून होता क्या है? यह सुपरमून है जो कि सबसे बड़ा दिखाई देने वाला मून है। जिस टाइम पर चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है उसी को ही सुपरमून कहते हैं, जो कि पृथ्वी के जितना निकट हो तब दिखाई पड़ता है। जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे स्पेजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा, 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ब्लू मून के बारे में पढ़ते हैं। ब्लू मून होता क्या है? पृथ्वी की भांति नजर आ रहा होगा पर यह मून है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो, दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। मतलब एक कैलेंडर माह में, मतलब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, जिस मंथ में जो जो कि उसका दूसरा पूर्णिमा होता है उसको ही ब्लू मून कहते हैं, उसी दिन को ब्लू मून कहते हैं। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक में इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर एक बार होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा, 2 तारीख व 31 अगस्त को देखा गया था। इसमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। मतलब पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाला जो होता है उसको ब्लू मून कहते हैं। ऐसे ही जनवरी में 2 से 31 जनवरी 2018 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई। ब्लू मून ईयर किसको कहते हैं? जब किसी वर्ष विशेष में दो या अधिक माह मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। जैसे कि 2018 को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। तो ब्लड मून के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड मून होता क्या है? जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसे ही ब्लड मून या फिर रक्त चंद्र कहा जाता है। तो धूमकेतु के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कॉमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमेट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। जैसे कि आपको पिछली अभी स्टार्टिंग में था तो उसमें धूमकेतु और एक बेल्ट थी, उसी में है, उसी के आउटसाइड में ये पिंड पाए जाते हैं। यह गैस व धूल का संग्रह है। पुच्छल तारे कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इसका तापमान बढ़ने के कारण इसमें गैसों की फुहारें निकलती हैं, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती हैं। कभी कभी ये पूंछें लाखों किलोमीटर तक लंबी होती हैं। जब पुच्छल तारे सूर्य के नज़दीक सबसे कम दूरी पर पहुंचते हैं तो सूर्य की तीव्र ऊष्मा और ज्वारीय बल के कारण उसमें कुछ पदार्थों को खो देते हैं परिमाणतः या तो ये समाप्त हो जाते हैं या सुमेकर की तरह विखंडित हो जाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। सूर्य की ऊष्मा की वजह से धूमकेतु की पूंछें जो प्रतिकर्षित होती है, जिससे पुच्छल तारों की पूंछ है जो सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। सूर्य के चारों ओर लंबी परंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। खगोल शास्त्रों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 + 76 2062 में दिखाई देगा। तो आप लोग रेड रहिए इसको देखने के लिए।
76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला है। तो उल्का पिंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उल्का पिंड और उल्काओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनको मेटरोस और मेटरोइड्स कहते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकीली होती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धूल व गैस से निर्मित पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तथा वायुमंडल घर्षण से चमकने लगते हैं, इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जो भी आपको टूटते हुए तारे नजर आते हैं वो इसी कारण होते हैं, वायुमंडल के कारण वायुमंडल के घर्षण के कारण वह चमकते हैं, जिसे आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं। पृथ्वी के धरातल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते लगभग सभी उल्का उल्का घर्षित होकर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। मतलब 80 to 90% वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, बाकी नीचे आते हैं, जिससे झील का निर्माण होता है, ये सब चीज़ होती है। तो ये उल्का पिंड है, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। जब उल्का जलकर नष्ट न होने होकर एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है, तब उसे उल्का पिंड या उल्काश्म कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा वेस्ट है, जो नामीबिया के ग्रेटफोनिया के पास पाया गया है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला उल्का का अवशिष्ट गोला ग्लासी पदार्थ टेक्सटाइल कहलाता है। पृथ्वी के धरातल पर भारी उल्कापिंडों के गिरने से उल्कातापीय क्रेटर का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोन में विंसलो के पास बैरिगर क्रेटर विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कातापीय क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर वह चीज़ होती है जो कि जैसे आसमान से उल्कापिंड गिरते हैं, जिस स्थान पर वह उल्कापिंड गिरते हैं तो वहां पर गड्ढा हो जाता है, बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है, तो उसी चीज़ को क्रेटर बोला जाता है। भारत में महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में लोनार झील भी एक उल्कातापीय क्रेटर झील का उदाहरण है, जिसका व्यास 1.5 किलोमीटर तथा गहराई 100 मीटर होती है। आकाश से जो भी उल्का गिरते हैं उसका व्यास तो इतना नहीं। तो चलो अब हम एक नज़र इस टेबल पर भी डाल लेते हैं। तो इसमें सारी डिटेल दी गई है, घूर्णन काल कितना था, परिक्रमण काल क्या है, उपग्रहों की संख्या क्या है, सारी डिटेल दी गई है। तो इस टेबल पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा साथ में कि क्या क्या था। तो बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। घूर्णन काल, बुध ग्रह का घूर्णन काल 58.6 दिन है, और इसका परिक्रमण काल मतलब ये कितने दिनों में घूमती है घूर्णन पर, वो है 88 दिन, और उपग्रह की संख्या है 0। और शुक्र ग्रह का घूर्णन काल है 243 दिन, और परिक्रमण काल 224.7 दिन, इसकी भी उपग्रह की संख्या 0 है। तो अपनी पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन काल 29.9 दिन है, और परिक्रमण काल 365.26 दिन है। कभी कभी 366 भी हो जाता है, लीप ईयर में होता है जो। उपग्रहों की संख्या 1 है, इसको हम मून के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। मंगल ग्रह का घूर्णन काल 24.6 दिन है, और परिक्रमण काल है 687 दिन, उपग्रहों की संख्या है 2। तो बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति का घूर्णन काल है 9.9 घंटे, परिक्रमण काल है 11.9 वर्ष, और इसके उपग्रहों की संख्या है 95। शनि के बारे में देखते हैं, जिसकी उपग्रहों की संख्या सबसे सर्वाधिक है। घूर्णन काल है इसका 10.3 घंटे, परिक्रमण काल है 29.5 वर्ष, और इसके मून्स हैं 146। अरुण और वरुण के बारे में देख लेते हैं। तो अरुण का घूर्णन काल है 17.2 घंटे, परिक्रमण काल है 87 वर्ष, और इसका 84 वर्ष, सॉरी। तो इसका मून की संख्या है 27। तो वरुण के बारे में देख लेते हैं। वरुण का घूर्णन काल 16.1 घंटे, परिक्रमण काल 164.8 वर्ष, और इसके उपग्रहों की संख्या है 14। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और इसके पीछे वाली लास्ट 2 वीडियो है, उसको भी देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो गाइज़, ये हमारा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।